नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर जियो पॉलिटिकल टेंशंस तक, देश विदेश की इकोनॉमीज की बात हो या कमोडिटी और क्रिप्टो की हलचल को समझना हो, शेयर बाजार की उतार चढ़ाव हो या म्यूचुअल फंड्स की चाल को समझना हो, बैंकों की बात हो या रेगुलेटर्स की, इन सभी से जुड़े मसलों को इस शो में हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चर्चा को आसान बनाने के लिए, सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार रूस से तेल न खरीदने का प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन भारत भी अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि भारत भी कुछ चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। इसी बीच ट्रंप ने यह भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को टैरिफ से बहुत फायदा हो रहा है। टैरिफ से रोज करोड़ों डॉलर आ रहे हैं। कहां से हो रही है तगड़ी कमाई, कौन मोटी कमाई कर रहा है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। जियो ब्लैकरॉक एएमसी ने पिछले महीने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम यानी एनएफओ लॉन्च की थी। इसमें से 2 म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों को खूब पसंद आई। इनके नाम क्या है, क्यों जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के 2 एनएफओ सुपरहिट साबित हुए, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत के एफएमसीजी सेक्टर की। भारत का एफएमसीजी बाजार कई दशकों से हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों के कब्जे में रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। छोटे रीजनल और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स न केवल तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि बड़ी कंपनियों को भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या छोटे ब्रांड एफएमसीजी दिग्गजों के खेल को पलट देंगे? एफएमसीजी दिग्गजों के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ से शेयर बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। साथ ही सैकड़ों अरब डॉलर देश की तिजोरी में आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ जो है सोशल पर कहा कि अगर किसी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कोर्ट ने इस वक्त टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो इतनी बड़ी रकम और सम्मान को वापस पाना मुश्किल होगा। प्रवीण सर, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा फैसला 1929 की तरह महामंदी भी ला सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं इनके पूरे स्टेटमेंट को, और ओवरऑल पिक्चर भी हम आपसे समझना चाहेंगे। ये तो एक स्टेटमेंट की बात हुई सर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मामला है इंडिया और यूएस ट्रेड डील वाला मामला है। ये भी खबरें आ रही हैं सर कि अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ को लेकर जो बातें थी, उसका जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया है, 90 दिन का उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और तमाम तरह की जो मीटिंग्स का भी जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो पूरे सिनेरियो को आसान भाषा में डिकोड करें। नहीं, देखिए, इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी हलचल है वो उसमें 2-3 पॉइंट बहुत बड़े हैं। एक पॉइंट है उसमें जो उसके केंद्र में अमेरिका है, ये समझ लीजिए। एक उसका फैक्टर है आपका रशिया से जुड़ा हुआ जी, रशिया यूक्रेन जंग का। दूसरा फैक्टर है चाइना का, और तीसरा फैक्टर है इंडिया का। तो 3 बड़े ब्रॉड, अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो 3 मोटी चीज़ें उभर के सामने आती हैं। चाइना की बात करें तो चाइना पे जो टैरिफ लगाए थे उसको 90 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया अमेरिका ने। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चीन के साथ ट्रेड को लेके थोड़ा सा, आपको कहें कि एकोमोडेटिव हो रहा है, चाहता है कि ट्रेड को लेके चीज़ें फंसे ना। फिलहाल चीन पर 30% का टैरिफ है सर। फिलहाल जो लास्ट उनकी दोनों देशों के बीच में जो सहमति जिनेवा में बनी थी जी, उसके बाद ये चीज़ निकल के आई कि 115% दोनों देशों ने 115% टैरिफ कम किया, और अब चीन का जो प्रोडक्ट है अमेरिका में वो पहुंचेगा 30% के टैरिफ पे, और इस चीज़ को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जब तक कि कोई डील चाइना के साथ क्रैक ना हो ना जाए, पूरा का पूरा सेटल ना हो जाए। अब इस चीज़ को आप जोड़ के देखिए भारत के साथ। दूसरी तरफ खड़ा था भारत, जिसको खुद अमेरिका मानता कि इंडिया इज़ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था भारत, चीन के साथ थी राइवलरी पूरे ग्लोबल हेजेमनी को लेके, पूरे ट्रेड पर कब्जे को लेके, और चीन के साथ अमेरिका का रुख हो गया फ्रेंडली, और भारत के साथ अमेरिका का रुख हो गया एक तरह से कहें कि संबंध थोड़े नीचे के लेवल पे जाते हुए हमने देखे। भारत पे 50% का टैरिफ अमेरिका सर, आप मुझे याद आ रहा है जैसा आपने अभी बात कही कि न्यूज़ रूम में आप बता रहे थे सर कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल इस तरह से करना चाह रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वाला आप मामला समझा रहे थे ना, कि उस तरह से वैसा सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट करना चाह रहा है अमेरिका। बिल्कुल, देखिए, अब सेंटकॉम में जो सेंट्रल कमांड है वहाँ पे आसिम मुनीर को बुलाया जाना, जनरल जो हैं पाकिस्तान के COS, जो जिन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, और
2 महीने में उनकी दूसरी विजिट हुई। और ये धमकी भी दे रहे हैं सर। और फिर उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है वहाँ से, फ्लोरिडा से भारत को, कि हम ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि भारत ड्रैम बनाए हम 10 मिसाइलें लेके, और उसको कई तरह की धमकियां दी। एक धमकी रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए भी इस तरह की उनकी धमकी आई, और भारत का उस पर पलटवार भी आया। अब आप अमेरिकन सॉइल पर रह के, बड़ी बात ये नहीं कि आसिम मुनीर ने इंडिया को धमकी दी कि हम न्यूक्लियर थ्रेट दिया एक तरह का, बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सॉइल पे बैठकर, अमेरिका की धरती पर रहकर उन्होंने भारत को ये न्यूक्लियर थ्रेट दिया। तो भारत का भी जवाब आया सर, वो कह रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से पाकिस्तान का जो परमाणु भारत की जो टिप्पणी है वो बेहद संतुलित है, उसमें किसी तरह का थ्रेट या किसी तरह के पलटवार की बात नहीं की गई है। केवल ये बात है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की या सिक्योरिटी को हम कायम रखेंगे। लेकिन जिस तरह का अब इसको अगर आप पीछे के उसमें देखेंगे, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई जब 2022 में छिड़ने की शुरुआत हो रही थी जी, तब यूक्रेन को इसी तरह से बढ़ा चढ़ाकर खड़ा किया गया। और आप उसके तर्ज पे भारत में देखिए, अभी बिल्कुल हाल में मुझे लगता है 1 या 2 दिन पहले ही जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस नहीं, आर्मी चीफ, सॉरी माफ कीजिए, उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द ही पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई हो सकती है भारत की। अमेरिका पाकिस्तान को एक तरह से पुश कर रहा है, खड़ा कर रहा है उसको कि आप प्रोवोक कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान को, ताकि भारत पाकिस्तान लड़ता रहे। क्या पाकिस्तान और भारत की उसमें रूस और यूक्रेन जैसी लड़ाई की स्थितियां पैदा हो सकती हैं? तो क्या पाकिस्तानी थिएटर से चाइना को बाहर करने की अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है, जहां वो कह रहा है कि साहब तुम्हारे पास तेल का कुआं है भी या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक एंगल है। लेकिन बड़ी चीज अगर हम ट्रेड पे फोकस रखें तो पहली जो चीज बड़ी है वो पाकिस्तान को, वो चाइना को 90 दिन का एक्सटेंशन मिलना एक बड़ी बात है, और भारत पे 25% के बाद 25% का एडिशनल टैरिफ लगा देना जी। तो एक तरह से जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर रशिया का रुख करते हैं। अब वहाँ कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर हम लोग को सस्ती दर पे मिल रहा है क्रूड ऑयल, है ना, $10 प्रति बैरल के आसपास का डिस्काउंटेड रेट पर हम लोग ला रहे थे, लेकिन एसबीआई रिसर्च की भी रिपोर्ट है, तमाम रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं, उससे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग रूस से तेल मंगवाना बंद कर दें या किसी भी तरह का उसमें व्यवधान आ जाए तो उससे कहा जा रहा है कि 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान होता हुआ दिखेगा सर। नहीं, देखिए $5 बिलियन के आसपास का लॉस भारत को होने की बात कही जा रही है, अलग अलग एक्सपर्ट कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को रीथिंक करना चाहिए रूस से ऑयल के मामले को लेके। अब यहाँ कहानी में एक पेच थोड़ा सा है, और वो एक उम्मीद भी हो सकती है, और हो सकता है कि पूरी की पूरी उम्मीदें जो हैं वो शैटर्ड हो जाएं। सर बीच में ये भी तो खबरें आ रही थी प्रवीण सर की भारत सरकार ने अंदर खाने से कहा ओएमसीज को कि आप जो है रूस से तेल खरीदना थोड़ा सा धीमा करिए, ये भी खबर थी। हाँ, लेकिन उसमें फिर कोई कंफर्मेशन की बात नहीं है कि क्या वाकई रोका है या वाकई नहीं लेंगे, या हो सकता है कुछ पॉज किया हो, फुल्ली बंद ना किया हो। मसला ये है अब सबसे बड़ा कि 15 तारीख को, इसी 15 अगस्त को, जब हम अपनी आज़ादी का 79वां साल मना रहे होंगे, तो 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की अलास्का में। इस मीटिंग में क्या यूक्रेन पीस का जो डील है, यूक्रेन पीस डील है, क्या वो क्रैक हो पाएगी? क्या रूस इस बात के लिए तैयार होगा कि ठीक है अब हमारा ऑफेंसिव बंद हो जाएगा यूक्रेन में? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी अभी कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, मतलब फ़ोन पे बात हुई, और उसमें उन्होंने भारत के सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई भी पीस डील बिना यूक्रेन की रजामंदी के नहीं हो सकती जी। यानी अमेरिका और रूस मिलके यूक्रेन के लिए कोई डील नहीं कर सकते जी। दूसरी तरफ रूस का ऑफेंसिव लगातार जारी है यूक्रेन में। तो अगर मान लीजिए एक डिस्टेंट उम्मीद है इस बात की कि अगर प्री पीस डील पे बात आगे बढ़ी और या पीस डील हुई अगले कुछ दिनों में, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रशियन ऑयल पर से अपना एम्बार्गो या अपना प्रतिबंध हटा सकते हैं। अगर वो प्रतिबंध हटा
तो भारत के लिए एक फायदे तरह की से खबर। मौके खुलेंगे। भारत का के ऊपर जो 25% का जो टैरिफ लगा है वो भी खत्म होगा, रिवोक हो सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि जो भारत को जो $5 बिलियन का जो लॉस हो सकता है रशियन ऑयल ना खरीदने पे, क्योंकि लगभग 39% भारत का जो पूरा क्रूड का इंपोर्ट है उसमें 39% रशिया से आ रहा है जी। तो एक सबसे बड़ा चंक अभी भारत रशिया से खरीद रहा है, और वजह उसकी डिस्काउंट। जी। हालांकि हाल के वक्त में डिस्काउंट कम भी हुआ, $3 से $5 पर बैरल का डिस्काउंट ही अब है। जी। अब प्रवीण सर, आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब बायकॉट अमेरिका तक करके एक ट्रेंड भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन और एप्पल जैसी जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जिनको कहा जाता है कि एमएनसीज हैं, इतनी बड़ी उनकी अगर अब मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका देख लिया जाए तो कहा जाता है कि एक देश के जीडीपी के बराबर तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कहा जा रहा है कि इन प्रोडक्ट्स को हम लोग अब बायकॉट करें, ना कहें, तो क्या ये कदम आप कैसा देख रहे हैं, या क्या बचकाना हरकत है? नहीं, देखिए, बायकॉट करने का अलग अलग समय पे, जैसे हमने टर्की के बायकॉट की देखी, चाइना का भी देखा था सर। बिल्कुल, कुछ वक्त पहले हमने मालदीव्स के लिए भी देखा, वहाँ के लिए टूरिज्म को लेके। तो इस तरह के बायकॉट को लेके तो आती रहती, कितने सक्सेसफुल होते हैं या कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये देखना होगा। मोदी जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि पूरे देश के लोगों के लिए कि आप घरेलू प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो मेड इन इंडिया भी वो कहते हुए दिखते बिल्कुल, हैं, मेक इन इंडिया और तमाम। बिल्कुल, अब अमेजॉन जैसी कंपनी हो गई, या मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर आपका मैकडोनल्ड हो गया, या आपका जो KFC हैं, इस तरह की जो चेन है, फूड चेन है, या दूसरे ब्रांड्स हैं, उनका कितना बायकॉट हो सकता है, उनके ऑल्टरनेटिव क्या हमारे पास मौजूद है, वो लंबे देखने वाली बात हो। और उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कल को भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी हो जाए। या सर, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह से चाइना को उन्होंने पॉज दिया है 90 दिनों का, क्या भारत के साथ भी संभावना बन सकती है क्या 90 दिन का पॉज? नहीं, 90 दिन का 25 तारीख को बैठक है सर, 25 तारीख नहीं, को बैठक। भारत को पॉज देने की तो बात ही नहीं हुई ना उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसा चाइना को दिया सर, वैसा क्या भारत के सिनेरियो में भी हो सकता है? नहीं, अभी तो आप समझिए कि भारत और अमेरिका के संबंध, मैं कहूँगा हाल के वक्त में बाइडेन के दौर में जैसे संबंध थे, उसके बहुत ज़्यादा खराब दौर में अब इस वक्त भारत और अमेरिका के संबंध हैं। भारत अपनी चीज़ों से पीछे हटने को तैयार नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है पर्सनली। तो इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा तनाव के मोर्चे पे हैं। और आप एक चीज़ और मैं बताऊं, पाकिस्तान, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान ने उनको गैस की और पानी की सप्लाई रोक दी है, उनको न्यूज़पेपर की सप्लाई रोक दी है। तो एक नई क्राइसिस क्या बिल्डअप हो रही, क्या भारत उसके जवाब में पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, उनको इस तरह के उनके साथ इस तरह का एक्शन लेगा? तो जिस तरह की कठिनाइयाँ हो रही, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अमेरिका अनभिज्ञ, या कहूँ कि उसको ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ़ ना हो उसको, बट क्राइसिस क्या क्रिएट की जा रही, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात आने वाले वक्त में बन सकते हैं? जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का बयान अब पाकिस्तान के जनरल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी तो एक स्टेटमेंट आ ही चुका था सर उस समय ही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ, इट इज़ ऑपरेशनल, वो चल रहा है। तो वो भी देखना होगा सर कि अगर उधर से कोई अगर रिटेलिएशन आता है तो उधर से क्या जवाबी कार्रवाई। इस बात को लेके, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो जारी रहने की बात कही जा रही, वो इसी वजह से कही जा रही है कि इस चीज़ की आशंका बहुत प्रबल है कि जिस लेवल के लॉसेस पाकिस्तान को हुए हैं, जी उसका बदला लेने की पाकिस्तान कोशिश कर सकता है। कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान कर तो सकता है। उस पर हाथ भी आ गया सर, अमेरिका ने हाथ भी रख दिया, तो और अब अमेरिका साथ है तो पाकिस्तान हो सकता है कि कोई मिस कैलकुलेशन करने की कोशिश करे। हालांकि अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान के लिए इस बार सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि अब तक के पाकिस्तान के साथ जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, जी, जो क्रॉस बॉर्डर इंडिया के जो एक्शन हुए, चाहे 1965, 1971, नहीं वो नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूँ, जो वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, जितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स या बाकी चीज़ें हुई, उसमें भारत ने साफ तौर पे ये कहा कि हम केवल और केवल टेरर इंफ्रा पे अटैक कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब आपने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की तो उसमें पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान के एयर बेसेस को सीधा निशाना बनाया। तो अब चीज़ें एक नॉच ऊपर उठ चुकी हैं। अब भारत अगर कोई क्रॉस बॉर्डर एक्शन करता है
पाकिस्तान के जी। अगेंस्ट, तो आप समझिए कि सीधा निशाना केवल और केवल टेररिस्ट कैंप्स नहीं होंगे, अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के एयर बेसिस और नेवल बेसिस होंगे। उनका स्टेटमेंट भी दोबारा है सर, तो उनको जवाब देना जरूरी भी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जियो ब्लैक रॉक एएमसी ने पिछले महीने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम यानी एनएफओ लॉन्च की थी। इनमें से 2 म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों को खूब पसंद आई। जुलाई में कुल 30 न्यू फंड ऑफर आए थे, जिन्होंने कुल 30,000 करोड़ रुपए जुटाए। इनमें से 15,000 करोड़ से ज्यादा तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम ने जुटाए। ये स्कीम है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड और जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। इसके अलावा तीसरी स्कीम है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। सर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के 2 एनएफओ क्यों सुपरहिट साबित हो रहे हैं सर? और इसी के साथ सिड स्वामीनाथन साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। एम्फी का भी डेटा आया, बड़ा रोबस्ट डेटा है। कहा जा रहा है कि 20,000 25,000 करोड़ से सीधे बढ़कर 42,700 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तमाम पहलुओं को समझाइए। नहीं, जुलाई का महीना देखिए, पहली बात म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अब तक के सबसे जो कुछ अच्छा महीने रहे होंगे, उसमें मान लीजिए आप पिछले साल के आखिर से जो एक डाउन ट्रेंड हमने देखा था, मार्केट्स में डाउन ट्रेंड आया और उसका असर सीधे तौर पर आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लो में दिखाई दिया, आपको एसआईपीज में दिखाई दिया, और अलग अलग कैटेगरी के जो फंड्स थे, स्मॉल कैप फंड हो या दूसरे, उनमें जो जिस तरह की मार दिखाई दी, इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगता हुआ दिखाई दिया। सवाल ये उठा कि क्या आप एसआईपी अपनी अब आपको रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आई और फिर जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ये बात कही कि चाहे हालात अभी ख़राब चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको इस पूरे माहौल में शामिल रहना चाहिए, एसआईपी वगैरह चलाते रहना चाहिए जी। उस कड़ी में अब एक तो कल आया था डेटा आपका, एम्फी का डेटा आया, 23,587 करोड़ से बढ़कर बिल्कुल 42,702 करोड़ हो गया है। बिल्कुल, वो 81% का मंथ ऑन मंथ राइज अगर आपका इक्विटी फंड का इनफ्लो बढ़ता है, तो ये उस चीज को दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स के अंदर कितना ज़्यादा आप कहें कि इच्छा या दिलचस्पी बनी हुई है मार्केट में पैसा लगाने की। आप ये मानकर चलिए, इस ट्रेंड को अगर एक मोटे तौर पर अगर हम समराइज करें तो पिछले मतलब इस साल जनवरी से लेके अब तक एक बेचैनी इन्वेस्टर्स में थी कि आखिर वो पैसा लगाएं कहाँ। और जैसे ही चीज़ें थोड़ी सुधरती दिखाई दी तो इन्वेस्टर्स ने जुलाई में एकदम जून का 23,000 और जुलाई का 42,000 तकरीबन डबल होता हुआ हमने देखा इक्विटी इनफ्लो। सेम चीज़ हमने देखी एसआईपी में, जहाँ 28,000 करोड़ का हैवी मतलब ऑल टाइम हाई एक इनफ्लो हमने देखा जी। अब इसका ही असर आपको दिखाई दिया एनएफओज में। 30 एनएफओ आए, लंबा चौड़ा नंबर है 30 एनएफओज का एक महीने में आने का। 30 में से 15,000 करोड़ जो 30 आए सर, 30 ने 30,000 करोड़ जुटाए बिल्कुल। और उसमें से कहा जा रहा है कि आधा प्रतिशत, अगर मान लीजिए 15,000 करोड़ मात्र 2 एनएफओ फंड जो कि जियो ब्लैक रॉक के थे, उन्होंने माल बटोरा है। तो ये क्या दिखा रहा है सर, इतना एकदम अट्रैक्टिवनेस जो है? बिल्कुल 50% का जो फंड मोबिलाइजेशन है एक तरह से वो सीधा जियो ब्लैक रॉक की सिर्फ 2 स्कीमों ने हासिल किया है जी। ओवरऑल अगर तीनों फंड्स को देखेंगे तो 17,000 करोड़ आया, यानी 30,000 करोड़ के कुल मोबिलाइजेशन में 17,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ जियो ब्लैक रॉक की 3 स्कीमों में आया है। इसका मतलब आप ये समझ कर चलिए कि जो इन्वेस्टर्स का एक तरह से, और देखिए अंबानी की एसआईपी में बहुत रुझान है, रुझान क्या भरोसे की बात दिखाई दे रही। और देखिए वो ऐसे उसमें हो रहा है कि जिन फंड्स का कोई पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं भाई, केवल और केवल मैं सर मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करता हूं, तो आईपीओ जो लिस्ट होती है उस पर अगर मैं कोई राय मांगता हूं सर से, तो मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि सर विशाल जी इस पे तो कोई चार्ट ही नहीं, क्या मैं ग्राफ पढ़ूं, क्या मैं बताऊं, इसको रुक जाइए 6 महीने स्टडी करने दीजिए। वही हाल सर इसके साथ देखने को मिल रहा है, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बावजूद 50% मार्केट शेयर को एक्वायर करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बिल्कुल, तो वो और जो तीनों फंड थे, तीनों फंड डेट फंड, उनमें इतना तगड़ा मोबिलाइजेशन आना, डेट फंड में आप समझिए कि स्थिर रिटर्न मिलते हैं, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होते हैं, स्थिर रिटर्न मिलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पैसा लगाना, जिसमें 65,000 के आसपास आपके रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल हैं जी। तो ये एक चीज़ बताता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब एक बड़ा तेज़ी का दौर हमको आते हुए दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट्स भी उसी तर्ज पे
मजबूत बने रहे। अब सर सिड स्वामीनाथन साहब को भी लाते हैं इस पिक्चर में, उन्होंने क्या कही है बातें, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सिड स्वामीनाथन को आप ऐसे समझिए कि वो 500 इंडेक्स फंड को मैनेज कर चुके हैं, जिनका 1.2 ट्रिलियन डॉलर का AUM रहा। उनका फोकस, एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, उनका फोकस इस बात पे है कि भारत में जो इंडेक्स फंड हैं, इनके लिए एक बड़ा स्कोप अभी मौजूद है। तो क्या इंडेक्स फंड का जो दौर है भारत में लौटेगा? भारत में इंडेक्स फंड्स का दौर आ सकता है। अभी क्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्टिव फंड्स को या इक्विटी फंड्स पे फोकस करते हैं। इंडेक्स फंड एक तरह के पैसिव फंड है। उनका कहना यह है कि भारत में अभी इंडेक्स फंड्स का हिस्सा ओवरऑल उसमें तकरीबन 20% है। US और यूरोपियन एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ 33% से लेकर 50% से ऊपर तक का इनकी हिस्सेदारी है जी। तो उन्होंने कहा भारत इस तरफ बढ़ सकता है, यानी इंडेक्स फंड्स का आने वाले टाइम में जो पूरा हिस्सा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है जी। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने इसमें कही है। प्रवीण सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर जियो ब्लैकरॉक? क्या आगे आने वाला उसका पिक्चर जो है, कहा जा रहा है कि और नए फंड्स भी आ सकते हैं इस साल तक, तो सर क्या और क्या? नहीं, 5 फंड्स के NFOs तो अभी उनके आज 12 तारीख 8 से 12 तारीख तक का उनका वो था, तो वो है, एक इक्विटी फंड भी है। तो माना ये जा रहा है कि 12 लगभग 1 दर्जन फंड लाने की बात है इस साल के आखिर तक। तो जियो ब्लैकरॉक का असल में असली जो पूरा का पूरा गेम है वो उनका जो अलादीन प्लेटफॉर्म है उसकी जो सुपीरियरिटी है या उसका जो एक्सपर्टीज़ है उसके जरिए लेने की है। डायरेक्ट प्लान है, आप सीधे डिजिटल पुश है जियो ब्लैकरॉक का, अंबानी का, तो वहाँ के उस जरिए से सीधे आम आदमी के घर तक पहुँचने और 500 रुपये तक की छोटी SIP के जरिए मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने या कंपटीशन को हाथ जीतने की कोशिश है उनके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश की FMCG इंडस्ट्री कई दशकों से हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ITC, टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनियों के कब्जे में रही। इनकी मजबूत सप्लाई चेन, एडवर्टाइजिंग पोटेंशियल और ब्रांड पावर के सामने छोटे ब्रांडों की ज़्यादा पकड़ नहीं बन पाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। छोटे रीजनल और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स न केवल तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि बड़ी कंपनियों को भी अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। प्रवीण सर, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि ब्रिटानिया HUL मैरिको को रिप्लेस करती हुई नजर आ रही है जया बिस्किट्स, गिप्पी नूडल्स और जॉ फूड्स। देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है जी, और छोटे ब्रांड्स के बढ़ते जो कद की ये गवाही देती हैं इस वक्त। सर, ये बदलाव हो कैसे वक्त पे रहा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े ब्रांड्स पे छोटे ब्रांड्स के हावी होने की कहानी हम ऐसे वक्त पे देख रहे हैं जबकि पूरे के पूरे देश में कंजम्पशन का एक स्लो डाउन दिखाई दे रहा है पिछले कुछ वक्त में। जी, कंपनियों के सामने दिक्कत यह है कि न तो अर्बन कंजम्पशन पेस पकड़ रहा है न रूरल कंजम्पशन पेस पकड़ रहा है। वैसे वक्त पे छोटे ब्रांड्स तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और इसने इन बड़ी कंपनियों के सामने एडिशनल चुनौती रख दी है। अब इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि जो गिप्पी नूडल्स है, इसने सिर्फ 2 साल में गुजरात में जो नूडल्स का मार्केट है उसमें 60% हिस्सा कब्जा लिया है। अब इससे चाहे ITC हो जिसकी यिप्पी नूडल हैं या नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनी हो जिसके मैगी नूडल्स हैं, उनके मन में खलबली मचना उनमें स्वाभाविक बात है। जी, प्राइसिंग के पॉइंट पर उसने ये मार्केट जीतने में गिप्पी नूडल्स ने सफलता हासिल की है और इसी वजह से अब एक बड़ी खलबली जो HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जिसमें आपने नाम लिया जो अनमोल बिस्किट हो गया या प्रिया गोल्ड हो गया, इस तरह के। नहीं सर, प्राइसिंग की आपने बात की तो देखिए ना, 4 पैकेट का अगर गिप्पी नूडल्स की बात की जाए तो 45 रुपये में आ जा रहा है। वही अगर मैगी से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, 4 पैकेट है हूबहू तो 60 रुपये के आसपास का बन रहा है। तो वहाँ लोगों को पैसा भी बच रहा है और जो रीजनल टेस्ट की बात कही जाती है कि रीजनल कंपनियां जो मार्केट केटर करती हैं उनको पता है कि यहाँ के लोकल लोगों की नीड्स क्या है। इसके पहले भी हम लोगों ने कंजम्पशन को लेकर या जो छोटी FMCG कंपनियों को लेकर जो हम लोगों ने कहानी की थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि देखिए, एक बड़ी जो कंपनी होती है उसको सब तमाम कन्याकुमारी टू कश्मीर तक का टेस्ट पता नहीं होता है, लेकिन रीजनल लोगों को पता होता है कि वहाँ तीखा खा रहे हैं, वहाँ मीठा खा रहे हैं, उसको वो केटर करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, उसको बेचते हैं, उसी से मुनाफा दिख रहा है सर।
तो अब जो बड़ी कंपनियां हैं वो असल में इसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही आप कह रहे हैं सर कि ये कैश झोंकने के लिए तैयारी कर रही हैं? हैं। अब इनकी 2-3 स्ट्रेटजी हैं। बताइए सर। एक तो ये है कि जो रीजनल टेस्ट की आपने बात की, रीजनल टेस्ट लेके आना चाहती, अपने ऐसे प्रोडक्ट लाना चाहती जिसमें उस इलाके, जिस पर्टिकुलर इलाके के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट है उसमें वहाँ का टेस्ट दिखाई दे। जैसे ब्रिटानिया आपने बिस्किट्स में और इसमें लाना चाहती है, बाकी जो नेस्ले वगैरह लेके आना चाहती हैं अपने उसमें नूडल्स में। दूसरी स्ट्रेटजी है और जो थोड़ी सी चिंताजनक चीज़ है वो है कैश बर्निंग की। ओके। बट HUL कर लीजिए, चाहे ब्रिटानिया कर लीजिए, चाहे नेस्ले कर लीजिए, इन कंपनियों के पास असल में पूंजी का ढेर है। छोटे जो ब्रांड्स हैं उनके सामने चुनौती ये है कि उनके पास कैपिटल धंधा चलाने लायक है, उसके बाद थोड़ा बहुत और कैपिटल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या छोटे ब्रांड्स या रीजनल ब्रांड्स इस चुनौती, इस कैश की चुनौती के सामने टिक पाएंगे जी। एक सवाल। हमने ये चीज़ होते हुए देखी है क्विक कॉमर्स के मामले में, जिन्होंने क्विक कॉमर्स कहिए या ऑनलाइन शॉपिंग के कहिए, जिन्होंने कैश बर्निंग के बूते छोटे किराना दुकानदारों को, आपके आस पड़ोस नुक्कड़ की दुकानदारों को एक तरह से खत्म कर दिया। क्या ये कहानी छोटे FMCG ब्रांड्स के साथ भी दोहराई जा सकती है? ये सवाल है। तीसरा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे धंधे में सिर्फ HUL या नेस्ले शामिल नहीं है, अब रिलायंस जैसे ब्रांड शामिल हो गए हैं, रिलायंस जैसी कंपनी शामिल हो गई, बेहेमोथ शामिल हो गए हैं, टाटा भी है, टाटा कंज्यूमर ब्रांड्स है। रिलायंस ने क्या किया हाल के वक्त में, उसने जितने छोटे ब्रांड्स थे, चाहे जीरा को, जो जलजीरा वाले ब्रांड हो, इसको खरीदा, कैंपा को खरीदा, इस तरह के छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करने की एक रणनीति अपनाई और उसके जरिए सीधे FMCG पुश को अपने को बढ़ाने की कोशिश की। तो रिलायंस जैसी कंपनी अगर आती है तो वो क्या ये छोटे ब्रांड्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा? क्या रिलायंस जैसी कंपनी इनको सीधा खरीदा, एक बना बनाया, मान लीजिए गिप्पी को कल को रिलायंस एक्वायर कर ले। एग्जैक्टली सर। और आप इस चीज को देखिए कि कभी भारत में सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट पार्ले के हाथों में था, थम्स अप हो, फ्रूटी हो, इस तरह के तमाम जो वो थे सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेकिन उनको पेप्सिको ने या कोका कोला ने इन्होंने एक्वायर कर लिया। अभी भारत में अब रिलायंस की जो कैंपा कोला उतारी है, ये पहला एक तरह से इंडियन अब ब्रांड बचा है, इंडिजिनस, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में। तो छोटे ब्रांड्स के सामने दरअसल जब वो स्केल अप कर रहे होते तो या तो उनके एक्वायर करने का किसी कंपनी के द्वारा खतरा हो जाता है या फिर उनके सर्वाइवल का ही संकट इस कैश के जरिए पैदा कर दिया जाता है। तो सवाल, जितनी चुनौती बड़े ब्रांड्स के सामने, HUL जैसी कंपनियों के सामने है, उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती अब सर्वाइवल की खड़ी हो गई है छोटे ब्रांड्स के सामने। विशाल, चलिए सर, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका जन्मदिन भी है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आपने आज सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।